हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आरशा और आप सभी का स्वागत है द ट्विन ब्रोस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम पार्ट बी बुक इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी के फर्स्ट चैप्टर पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी ग्रोथ एंड कंपोजिशन के सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को कवर करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द फर्स्ट सेंसस कंडक्टेड इन इंडिया? इंडिया में पहला सेंसस कब कंडक्ट किया गया था? ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए 1857, ऑप्शन बी 1872, ऑप्शन सी 1886, ऑप्शन डी 1881। सही आंसर है ऑप्शन बी 1872। तो 1872 में पहला सेंसस कंडक्ट किया गया था, पहला एफर्ट लिया था सेंसस कंडक्ट करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस कंडक्टेड इन इंडिया? ऑप्शन ए 1872, ऑप्शन बी 1882, ऑप्शन सी 1881, ऑप्शन डी 1911। सही आंसर है ऑप्शन सी 1881। तो पहला कंप्लीट सेंसस 1881 में किया था और तब से हर 10 साल सेंसस होता है और लास्ट सेंसस हुआ था 2011 में। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन था कि सबसे पहला सेंसस कब लिया गया था, पहला एफर्ट या पहला स्टेप कब लिया गया था सेंसस लेने के लिए, तो वो था 1872 में। अब 1881 में क्या होता है, पहला कंप्लीट सेंसस कंडक्ट किया जाता है। तो 1872 में पहला एफर्ट लिया जाता है सेंसस के लिए और 1881 में पहला कंप्लीट सेंसस कंडक्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज द मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश एंड ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। सही आंसर है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। तो ये सारा जो है वो 2011 सेंसस के बेसिस पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, फिजिकल फैक्टर्स सच एज क्लाइमेट, terrain and availability of water largely determine pattern of population distribution. Statement 2, North Indian plains, deltas and coastal plains have higher proportion of population than the interior districts of southern and central Indian states, Himalayas, etc. Option A, Statement 1 is true but Statement 2 is false. Option B, Statement 1 is false but Statement 2 is true. Option C, both statements are correct. Option D, both statements are incorrect. तो पहले स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि जो फिजिकल फैक्टर्स होते हैं, क्लाइमेट, टेरेन, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ये सारे जो फैक्टर्स है ये पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। यानी कि कौन से एरिया में कितना पॉपुलेशन होगा, पॉपुलेशन ज्यादा होगा, कम होगा, ये सब कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। फिजिकल फैक्टर्स है, सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, कल्चरल फैक्टर्स हैं। तो यहाँ पे फिजिकल फैक्टर्स की बात की गई और फिजिकल फैक्टर्स जैसे क्लाइमेट, टेरेन, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, तो ये सारे फैक्टर्स पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरे स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, डेल्टास और कोस्टल प्लेन्स में पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन ज्यादा होता है और इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट ऑफ सदर्न एंड सेंट्रल इंडियन स्टेट्स, हिमालयास, यहाँ पे कम होता है। ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2011? ऑप्शन ए 270 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, ऑप्शन बी 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, ऑप्शन सी 360 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, ऑप्शन डी 482 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। तो सही आंसर है ऑप्शन बी 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कैसे मेजर किया जाता है? टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, नंबर ऑफ पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। और इंडिया में पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज कर रही है और 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन डेंसिटी है 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच स्टेट हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन इंडिया? ऑप्शन ए वेस्ट बंगाल, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। सही आंसर है ऑप्शन बी बिहार। अब हाईएस्ट पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश में है, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार में है, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच स्टेट हैज लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन इंडिया? सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी किस स्टेट में है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। सही आंसर है ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी? तो किस यूनियन टेरिटरी में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है? ऑप्शन ए लक्षद्वीप, ऑप्शन बी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ऑप्शन सी चंडीगढ़, ऑप्शन डी न्यू दिल्ली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी न्यू दिल्ली। सो न्यू दिल्ली में हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which union territory of India has the lowest population density? सबसे कम population density किस union territory में है? ऑप्शन ए लक्षद्वीप, ऑप्शन बी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ऑप्शन सी चंडीगढ़, ऑप्शन डी पौंडीचेरी। सही आंसर है ऑप्शन बी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो बाकी जितनी भी यूनियन टेरिटरी है वहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, लेकिन अंडमान निकोबार आइलैंड्स में बहुत ही ज्यादा कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, dash is a measure of population density that takes into account the number of people per unit area of arable land. Option A agricultural density, option B physiological density, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो कौन सा मेजर है पॉपुलेशन डेंसिटी का जो ये देखता है कि पर यूनिट एरिया ऑफ कल्टिवेबल लैंड या फिर एरेबल लैंड में पर यूनिट एरिया में कितने लोग रह रहे हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी फिजियोलॉजिकल डेंसिटी। अब फिजियोलॉजिकल डेंसिटी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय नेट कल्टिवेबल एरिया, यानी कि टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय एरेबल लैंड, टोटल एरेबल लैंड। तो इससे हमें पता चलता है कि फिजियोलॉजिकल डेंसिटी कितनी है। So physiological density is a measure of population density that takes into account the number of people per unit area of arable land, cultivable land. Next question, dash measures the number of agricultural workers per unit area of cultivable land. Option A agricultural density, option B physiological density, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सही आंसर है ऑप्शन ए एग्रीकल्चरल डेंसिटी। एग्रीकल्चरल डेंसिटी को कैलकुलेट किया जाता है यूजिंग अ फॉर्मूला टोटल एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय नेट कल्टिवेबल लैंड। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है टोटल एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन। एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन में आते हैं कल्टिवेटर्स, एग्रीकल्चरल लेबरर्स और उनकी फैमिली, तो वो एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन में आते हैं। तो agricultural density measures the number of agricultural workers per unit area of cultivable land. जो physiological density है वो कैलकुलेट की जाती है total population divided by net cultivable area. अब agricultural density measure की जाती है total agricultural population divided by net cultivable area. तो agricultural density में agricultural population को consider किया जाता है, physiological density में total population को। Next question, consider the following statements. Statement 1, growth of population is the change in the number of people living in a particular area between 2 points of time. Statement 2, population change has two components, namely natural and induced. Option A, statement 1 is true but statement 2 is false. Option B, statement 1 is false but statement 2 is true. Option C, both statements are correct. ऑप्शन डी बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। तो स्टेटमेंट 1 में पॉपुलेशन ग्रोथ की डेफिनेशन दी गई है। सो पॉपुलेशन ग्रोथ इज चेंज इन नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम। एग्जांपल ले लेते हैं 2010 और 2020, दो टाइम पीरियड है। अब 2010 और 2020 के बीच में एक रीजन में कितना चेंज हुआ है पॉपुलेशन का, पॉजिटिवली ग्रो किया है या नेगेटिवली ग्रो किया है, यही ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन हो रहा है। चेंज इन नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया, एक रीजन में बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया 2010 और 2020 के बीच में क्या चेंज हुआ है पॉपुलेशन का, पॉजिटिव ग्रोथ है या नेगेटिव ग्रोथ है। तो जो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये सही है। दूसरा स्टेटमेंट है पॉपुलेशन चेंज हैज टू कंपोनेंट्स नेमली नेचुरल एंड इंड्यूस्ड। ये स्टेटमेंट भी सही है क्योंकि पॉपुलेशन चेंज या फिर पॉपुलेशन ग्रोथ के दो कंपोनेंट्स होते हैं, नेचुरल कंपोनेंट और इंड्यूस्ड कंपोनेंट। नेचुरल मतलब जो पॉपुलेशन चेंज बर्थ रेट और डेथ रेट के चेंज की वजह से होता है, वो नेचुरल हो गया। इंड्यूस्ड होता है जो इनवर्ड आउटवर्ड माइग्रेशन के वजह से होता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन एज पर 2011 सेंसस? ऑप्शन ए 1.5%, ऑप्शन बी 1.64%, ऑप्शन सी 2.2%, ऑप्शन डी 2%। सो एनुअल ग्रोथ रेट क्या है इंडिया में? सही आंसर है ऑप्शन बी 1.64%। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर। हमें करेक्ट पेयर को ढूंढना है। एक साइड में फेजेस दिए हैं पॉपुलेशन ग्रोथ के और दूसरे साइड में उस फेज को क्या कहा गया या फिर उस फेज में ग्रोथ कैसा था। ऑप्शन ए 1901 to 1921 stationary phase of growth. Option B 1921 to 1951 steady population growth. Option C 1951 to 1981 population explosion. Option D all of the above.
सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ये सारे ही पेयर सही है। 1901 से 1921 का जो फेज 1 था उसे स्टेशनरी या स्टैग्नेंट फेज ऑफ ग्रोथ कहा जाता था, क्योंकि बर्थ रेट डेथ रेट दोनों बहुत ज्यादा था और पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट था वो नेगेटिव था। और जो सेकंड ऑप्शन है ये भी सही है, 1921 से 1951 में स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ था। इस फेज में जो सेकंड फेज है यहाँ पे जो डेथ रेट है वो डिक्लाइन करने लगा था और जो बर्थ रेट है वो इंप्रूव करने लगा था और हेल्थ फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब भी ठीक हुए थे। अब 1951 से 1981 का जो थर्ड फेज है, वो जो फेज है वहां पे पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है, तो ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का फेज है। बर्थ रेट काफी ज्यादा हाई रहता है और डेथ रेट काफी ज्यादा कम हो जाता है और इस वजह से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following phase recorded a negative growth rate? किस पीरियड में नेगेटिव ग्रोथ रेट रिकॉर्ड हुआ था? ऑप्शन ए 1901 to 1911, ऑप्शन बी 1911 to 1921, ऑप्शन सी 1931 to 1941, ऑप्शन डी 1951 to 1961। सही आंसर है ऑप्शन बी 1911 to 1921। ये फेज 1 में आता है और यहाँ पे नेगेटिव ग्रोथ रेट हुआ था क्योंकि बर्थ रेट भी बहुत हाई था, डेथ रेट भी बहुत हाई था और जो ग्रोथ रेट था वो नेगेटिव था। नेक्स्ट क्वेश्चन एक असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन है और यहाँ पे 4 ऑप्शंस है हमारे पास। पहला ऑप्शन ये कहता है कि असर्शन और रीजन दोनों सही है और रीजन असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन है। दूसरा ऑप्शन ये कहता है कि असर्शन और रीजन दोनों सही है लेकिन रीजन असर्शन को सही तरह से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तीसरा ऑप्शन ये कहता है कि असर्शन सही है लेकिन रीजन गलत है। लास्ट ऑप्शन ये कहता है कि असर्शन गलत है लेकिन रीजन सही है। तो असर्शन रीजन देख लेते हैं। असर्शन ये कह रहा है कि ड्यूरिंग फेज 1 1901 to 1921 both birth rate and death rate were high, keeping the rate of increase low. Reason: poor health, poor medical facilities, illiteracy, inefficient distribution of food were largely responsible for high birth rates and high death rates. So assertion सही है क्योंकि जो फेज 1 है 1901 to 1921, इस फेज में बर्थ रेट डेथ रेट बहुत ही हाई था। 1911 to 1921 का जो फेज है यहाँ पे नेगेटिव ग्रोथ रेट भी होता है, हमने जस्ट अभी ये क्वेश्चन किया, तो ये असर्शन सही है। अब रीजन में ये कहा गया है कि ये इसीलिए हुआ, हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट इसीलिए हुआ क्योंकि पुअर हेल्थ फैसिलिटीज थे, यानी कि मेडिकल फैसिलिटीज खराब थे, इलिटरेसी एक इशू था और जो डिस्ट्रीब्यूशन था फूड का वो भी खराब था, इनएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड एंड अदर रिसोर्सेज। तो रीजन भी सही है और रीजन असर्शन को सही तरह से एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन एक assertion and reason based question है। assertion: in post 1981 till present population growth rate is slowing down. Reason: a downward trend of crude birth rate is responsible for such a population growth due to increase in average age of marriage, improvement in quality of life, etc. तो assertion में ये कहा गया है कि 1981 से अब तक का जो पीरियड है फेज 4 ऑफ ग्रोथ रेट, इसमें जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है ये स्लो डाउन कर रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। रीजन ये दिया गया है कि ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि जो क्रूड बर्थ रेट है, बर्थ रेट वो डिक्लाइन कर रहा है। इसके भी कुछ रीजंस दिए हैं, इंक्रीज इन एवरेज एज ऑफ मैरिज, इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ लाइफ। सो इंक्रीज इन एवरेज एज ऑफ मैरिज, जब जो शादी का एज है वो और लेट हो रहा है, लेट लोग शादी कर रहे हैं, इसका सीधा सीधा असर फैमिली स्ट्रक्चर पे पड़ता है। जो बच्चे होते हैं वो लेट होते हैं और पूरे फैमिली स्ट्रक्चर पे इसका असर पड़ता है। अब लिटरेसी रेट की इंप्रूवमेंट की वजह से फैमिली प्लानिंग मेजर्स भी पॉपुलर हो रहे हैं, लोग अडॉप्ट कर रहे हैं फैमिली प्लानिंग मेजर्स को। अब जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो भी ज़्यादा इम्प्रूव हो रहा है और जो एक प्रोमिनेंट कॉज है इंक्रीज इन एवरेज एज ऑफ मैरिज, शादी लेट हो रहा है, बच्चे लेट हो रहे हैं और ओवरऑल असर पड़ता है फैमिली स्ट्रक्चर पे, नंबर ऑफ चिल्ड्रन पे। सो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और रीजन असर्शन को सही तरह से एक्सप्लेन भी करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following challenges concern the adolescent population? adolescent population 10 to 19 years के एज ग्रुप में आते हैं। सो कौन से challenges adolescent population फेस कर रहे हैं? ऑप्शन ए स्कूल ड्रॉप आउट, ऑप्शन बी लोअर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ऑप्शन सी ड्रग अब्यूज एंड अल्कोहलिज्म, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। सो इंक्रीज इन स्कूल ड्रॉप आउट रेट, जो बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं, अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, वो एक मेजर चैलेंज है। न्यूट्रिएंट्स के इंटेक में कमी होना
वो भी एक मेजर चैलेंज है, ड्रग अब्यूज, अल्कोहलिज्म, तो ये सारे ऑप्शंस मेजर चैलेंजेस है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन, NYP 2014 यानी कि नेशनल यूथ पॉलिसी 2014 हैज डिफाइंड यूथ एज पर्संस इन द एज ग्रुप ऑफ। सो नेशनल यूथ पॉलिसी के अकॉर्डिंग यूथ किस एज ग्रुप में आते हैं? ऑप्शन ए 14 to 30 years, ऑप्शन बी 15 to 29 years, ऑप्शन सी 12 to 25 years and ऑप्शन डी 18 to 35 years। सही आंसर है ऑप्शन बी 15 to 29 years। नेक्स्ट क्वेश्चन, when was national policy for skill development and entrepreneurship formulated? So national policy for skill development and entrepreneurship कब लॉन्च किया था? ऑप्शन ए 2014, ऑप्शन बी 2015, ऑप्शन सी 2017 एंड ऑप्शन डी 2020। सही आंसर है ऑप्शन बी 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन, which family of modern Indian languages has the highest number of speakers? ऑप्शन ए ऑस्ट्रिक, ऑप्शन बी द्रविडियन, ऑप्शन सी साइनो-तिबेटन, ऑप्शन डी इंडो आर्यन। सो कौन से लैंग्वेज फैमिली के सबसे ज्यादा स्पीकर्स हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, इंडो आर्यन या फिर इंडो यूरोपियन, और सबसे कम स्पीकर्स हैं साइनो-तिबेटन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, which state has the highest number of Buddhist in India? बुद्धिस्ट पॉपुलेशन कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी मिजोरम। सही आंसर है ऑप्शन ए महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, मेन वर्कर इज अ पर्सन हु वर्क्स फॉर एटलीस्ट 183 days in a year। स्टेटमेंट 2, marginal worker is a person who works for less than 183 days in a year। Option A, statement 1 is true but statement 2 is false। Option B, statement 1 is false but statement 2 is true। ऑप्शन सी, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ऑप्शन डी, बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। तो स्टेटमेंट 1 में ये कहा गया है कि मेन वर्कर वो इंसान है जो एक साल में एटलीस्ट 183 डेज या 6 months काम करे। ये स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट 2 ये कहता है कि मार्जिनल वर्कर वो होता है जो एक साल में 6 months या 183 डेज से कम काम करे। ये स्टेटमेंट भी सही है और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो वर्कर्स के 3 डिविजन है, मेन वर्कर, मार्जिनल वर्कर और नॉन वर्कर। अब मेन वर्कर और मार्जिनल वर्कर मिला के 40% है पॉपुलेशन के, और बाकी 60% नॉन वर्कर्स हैं। अब ये नॉन वर्कर्स डिपेंडेंट पॉपुलेशन भी हो सकते हैं, जो लोग इन्हीं मेन मार्जिनल वर्कर्स पे डिपेंडेंट है, बच्चे और बूढ़े लोग, और अनएम्प्लॉयड हो सकते हैं या अंडर एम्प्लॉयड हो सकते हैं। तो नॉन वर्कर्स के अलग अलग हो सकते हैं, अनएम्प्लॉयड, डिपेंडेंट पॉपुलेशन, अंडर एम्प्लॉयड पॉपुलेशन। तो मेन वर्कर्स है, मार्जिनल वर्कर्स हैं और नॉन वर्कर्स हैं। Next question, when was बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ launched? Option A 2014, option B 2015, option C 2017, option D 2020। सही आंसर है ऑप्शन बी 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is an occupational category? कौन सा occupational category में आता है? ऑप्शन ए कल्टिवेटर्स, ऑप्शन बी एग्रीकल्चरल लेबरर्स, ऑप्शन सी हाउसहोल्ड इंडस्ट्रियल वर्कर्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। सो ये तीनों ऑक्यूपेशनल कैटेगरी का पार्ट है। सो 4 ऑक्यूपेशनल कैटेगरी है, कल्टिवेटर्स, एग्रीकल्चरल लेबरर्स, हाउसहोल्ड इंडस्ट्रियल वर्कर्स एंड अदर वर्कर्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। ये था पॉपुलेशन चैप्टर। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक करना, ट्विनरोज चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट MCQs के साथ। थैंक यू।